बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता रौरमन ले हम नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम आप रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई मके जानकारी लेकर आगे चलू। हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना देगी खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। मटर की फसल को फली छेदक कीट से बचाएं। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा और उत्पादन के लिए बाजार भी मुहैया कराने का प्रावधान है। मटर की फसल में इन दिनों फली छेदक का प्रकोप लगने की संभावना रहती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फली छेदक मटर के फलियों को खा जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए स्पाइनोशॉट नामक दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, परंतु दवा का छिड़काव उचित मात्रा में और सावधानी पूर्वक करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। बेहतर फसल उत्पादन के लिए खेत की प्रकृति के अनुसार बीजों का चयन करना अच्छा होता है। हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय में यदि किसान अभी गेहूं लगाना चाहते हैं तो उनके लिए गेहूं की K9107, बिरसा गेहूं 3, HI 15, DBW 397 किस्म बेहतर साबित होंगे। गेहूं के ये प्रभेद झारखंड की भूमि एवं वातावरण में अच्छी उपज देने में सक्षम है। K9107 बिरसा गेहूं 3, HI 15, DBW 397 ये गेहूं के उन्नत प्रभेद में बेहतर होते हैं। ये प्रभेद विलंब से बुआई योग्य भी होती है। ये प्रभेद बुआई के 110 से 130 दिनों में तैयार हो जाते हैं। 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 50 से 60 क्विंटल गेहूं की उपज पाई जा सकती है। रबी के मौसम में सब्जी की खेती हमारे राज्य में लगभग हर क्षेत्र में होती है। सब्जी की फसलों में एक समस्या होती है मुरझा रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। उपचारित बीजों की बुआई करने से फसल में रोगों और कीटों से लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। खेती-बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका साथ ही बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरोमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और रोरोमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो आज का जो समस्या है वो समस्या है कि पशु मन में बांझ होकर समस्या है न। पशु मन जो बांझ होवे ना तो उकर समस्या किसान भाई बहन मन ले बहुत बड़ है और बहुत परेशानी कर बात है।
तो कह कर मतलब है किसान भाई बहन मन, इस समस्या से निदान कैसे हुई, इकर खान पान में का ध्यान देवे के चाही, और इकर खान पान में का पोषक तत्व होवे के चाही, इकर बारे में जानकारी चाही। तो चलू रौरमन के हम सीधे ले चलत थी और फीचर कर माध्यम से कर जानकारी दिवा थी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवस्था का एक अलग ही महत्व है, लेकिन पशुओं में बांझपन की समस्या पशुपालन व्यवस्था में बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार है। बांझ पशुओं को पालना मतलब आर्थिक बोझ को बढ़ाना ही है। ज्यादातर देशों में ऐसे पशुओं को बूचड़खाने में भेज दिया जाता है। पशुओं में बच्चा ना पैदा होना या कम बच्चे पैदा होना ही बांझपन कहलाता है। अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पशुओं में सबसे प्रमुख समस्या बांझपन की है, जिससे पशुपालक भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं उसकी उत्पादकता पे भी इसका असर पड़ता है, वो अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो इन सारी समस्याओं की जानकारी के लिए आज हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, जो कि पशु वैज्ञानिक है। आइए उनसे हम जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान बंधुओं। अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो बांझपन सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है जी। तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? बांझपन जो होता है वो हमारी गाय जो होती है या तो हीट में नहीं आती है उसको बोलते हैं, या फिर हीट में आती है लेकिन हम लोग उसको जब सीमेंट डलवाते हैं, चाहे प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, तो उनका जो भ्रूण का विकास होता है वो प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। और कुछ दिनों के बाद वो अगर 10 दिन के बाद मर जाते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर, तो पुनः 21 दिन के बाद वो ऋतु में आ जाती है, हीट में आ जाती है। तो इसी को बांझपन बोलते हैं। मतलब बच्चा वो अपने कोख में नहीं रख पा रही है, या तो ये इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, या बहुत सारे जो उसमें हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं होना चाहिए भ्रूण के विकास के साथ साथ, उसकी कमी के चलते हो सकते हैं, या बहुत सारा हमारा तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, या चोट लगने के वजह से बहुत सारा कारण है जिसके चलते हमारी गायों में ये बांझपन की समस्याएं देखने को सुनने को मिलती है। सामान्यतः प्रजनन अंगों में बाधा या रुकावट होने से बांझपन की स्थिति पैदा हो जाती है। बांझपन के कारण दो बच्चों के बीच का अंतराल भी बढ़ जाता है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान होता है। पहला तो है कि जैसे गाय आपकी बच्चा दी, उसके बाद उसका शरीर टूटता है, शरीर तैयार नहीं होता, बहुत सारी कमी हो जाती है, जो कि आपको लगभग अगर साइंस की भाषा में बात करें तो 3 महीना में वो कमी, अगर खाना पीना सही रहा तो वो कमी दूर हो जाती है। और फिर वो कमी दूर होने के पश्चात गायें जो है हीट में आ जाती है, ऋतु में आ जाती है। लेकिन अगर खान पान सही नहीं रहा तो शरीर तैयार नहीं होता, जिसके चलते वो हीट में नहीं आती है। तो पहला तो पशुपालकों को चाहिए कि वे खाना पीना उनका सही करें, जो उनकी संतुलित आहार होता है वो उनके रोज़ाना उसको दें। दूसरा चीज़ होता है कि ये हम लोग संतुलित आहार तो दे रहे हैं, लेकिन ये संतुलित आहार का जो शरीर में खून के रूप में, पोषक तत्व के रूप में बन रहा है, उसका उपयोग जो होता है वो हमारे कृमि कर लेते हैं, चाहे शरीर के अंदर का कृमि हो चाहे शरीर के बाहर का कृमि हो। तो पशुपालकों को चाहिए कि तुरंत अगर 3 महीना के अंदर अंदर, बच्चा देने के 3 महीना के बाद अगर वे हीट में नहीं आ रही हैं तो कृमिनाशक दवा ज़रूर से ज़रूर उसको खिलाएं, डॉक्टरों से पूछ करके। और अगर बाह्य जीवी है, परजीवी है, चमोकन है, अटगुड़वा है, लीक है, जू है, इस सब के रूप में है, जो कि उनको तनाव देती है, और उस तनाव के चलते भी हमारी गायें हीट में नहीं आती है। तो वो इसको दूर करने के लिए जो जहर स्नान जिसको बोलते हैं, वो अपने गायों को जहर स्नान कराएं। उसके बाद जो तीसरा चीज़ होती है, वे गर्मी में आने के लिए हमें कुछ आयुर्वेदिक दवा है, प्रजना है, जनेवा है, सजनी है, ये 6 गोली का स्ट्रिप आता है। 3-3 गोली उसको 2 दिन खिलाने से वे जो है 10 दिनों के अंदर हीट में आ जाती है। पशु विशेषज्ञ बताते हैं कि बांझपन के जो प्रमुख कारण हैं उनमें कुपोषण, दूषित वातावरण और कुप्रबंधन, आनुवांशिक कारण, हार्मोनल असंतुलन, शारीरिक अनियमितता, जन इंद्रिय रोग, जन इंद्रिय नाली की चोट, ये तमाम चीजें हैं जिस वजह से बांझपन की समस्याएं हो सकती हैं। मिनरल मिक्सर, खनिज लवण, ये खनिज लवण के कमी के चलते भी गाय हीट में नहीं आ पाती है ना। तो
1 केजी का ये पैकेट होता है 50-50 ग्राम सुबह शाम। अगर अपने को गाय को खिलाते हैं तो वे 10 दिन के अंदर हीट में आ जाती है। तो अगर इसको हम समराइज़ करें, संक्षेप में कहें तो अगर 3 महीना के बच्चा देने के 3 महीना के उपरांत अगर गाय हमारी गर्म नहीं हो रही है तो उनको पहला तो खाना पीना पर आपको ध्यान देना है। कृमिनाशक दवा जो है 1 दिन देना है और उसको जो मिनरल मिक्सचर है खनिज लवण 100 ग्राम 50-50 ग्राम रोज़ाना के रूप में 10 दिन देना है और जो जनेवा है वो 2 से 3 दिन तक देना है। तो ये अगर उपनाय कराते हैं तो निश्चित रूप से अगर गाय के पेट में इन्फेक्शन नहीं गर्भाशय में इन्फेक्शन अगर नहीं है तो गाय हमारे 10 दिन के अंदर वो हीट में आ जाएगी। पशु जो ऋतु चक्र में नहीं जाते या काम उत्तेजना प्रदर्शित नहीं करते, उनको अलग कर जांच करवाकर इलाज करना चाहिए। प्रत्येक 6 महीने में एक बार पशुओं का डीवॉर्मिंग करना चाहिए, जिससे कीड़ों के प्रभाव से उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सके। पशुओं को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन, खनिज, विटामिन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो। यह पशुओं में गर्भधारण की दर में वृद्धि करने के साथ साथ स्वास्थ्य, गर्भ अवस्था और प्रसव सुनिश्चित करता है। गाय जो है हमारा शुरुआत में जो बछिया है, अगर खाना पीना आप शुरुआत से ध्यान नहीं दिए हैं तो वे शरीर तैयार नहीं होने के वजह से वो हीट में नहीं आती है। जनरली कहा जाता है कि गाय का वज़न अगर 250 से केजी आ जाती है तो शरीर तैयार हो गया और वो हमारा हीट में आ जाएगी। तो खान पान पर ज़रूर ध्यान देना है, कृमिनाशक देना है, मिनरल मिक्सचर देना है, हरा चारा आप ज़रूर से खिलाएं, है ना। खल्ली, चोकर, दर्रा इसकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में उसको देना चाहिए। तो वे करेंगे तो निश्चित रूप से गाय हीट में आ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारा होता है कि गाय बच्चा दी, ओस खुला हुआ है, ज़मीन से बाहर से या इंटरनल इन्फेक्शन चला गया, संक्रमण चला गया, जिसके चलते बार बार आपका वो हीट में तो आती है लेकिन पाल भी खिलाते हैं लेकिन वो जो भ्रूण होता है वो मर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में 2 चीज़ करना होगा। सबसे पहला तो जब हीट में आती है तो उसको आप किसी पशु चिकित्सक के द्वारा उसकी गर्भाशय को आप धुलाई करा लें, है ना। धुलाई कराने से उसका जो अंदर का संक्रमण होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप जो लगातार उसको जब हीट में आती है तो 2 बार उसको आयोडीन से उसको पोविडीन आयोडीन और उससे धुलाई करा लें, साफ़ करा लें। उसके अंदर आपका कुछ एंटीबायोटिक भी डाल सकते हैं जो पशु चिकित्सक के समझ के। और जो हार्मोन्स की कमी हो रही है, बहुत सारा हमारा प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है, तो उस समय उसको हार्मोन्स का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो कहूँ इस समस्या के सुलझाए में ये फीचर के माध्यम से दिखा ली वो कैसन लागलक, बेस है नहीं। तो इसने जानकारी तो रौरमन के लाइन देवीला अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी वो बहुत मतलब बढ़िया खास है कि राय सरसों में होवेला बीमारी कर बारे में। अब देखो कि राय सरसों कर खेती करे से बीमारी हो गलक तो किसान भाई बहन मन के कहते नुकसान होवेला नहीं। तो इकर बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इकर बारे में जानकारी चाहिए तो चलू हम सीधे रौरमन के लेकर चले थी हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनके पास और उनकर से जानकारी दिवा थी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार झा जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राय एवं सरसों में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसका किस प्रकार से निदान किया जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि राय सरसों में कौन कौन सी बीमारियां और कीटों का प्रकोप होता है। अभी जैसा किसान भाई जान रहे हैं कि अभी सरसों की खेती का समय है। बहुत लोग सरसों बुआई कर भी चुके हैं और कुछ लोग अभी बुआई करने जा रहे हैं। तो खासकर राई सरसों में मुख्यतः कीट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कीट जो लगता है वो एफिड है। एफिड जिसको किसान भाई लाही कहते हैं। तो लाही का प्रकोप फूल आने से पहले पत्ती पर भी होता है और फूल पर ज़्यादा होता है। और किसान भाई जानते हैं कि जब देखते होंगे पत्तों पर भूरा भूरा पाउडर टाइप का जमा हो जाता है, फूल में भी लगता है। तो मुख्यतः जो कीट है वो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर सरसों में करता है तो एफिड ही करता है।
लाही से सबसे ज़्यादा नुकसान पौधे में सरसों की खेती में होती है। और इसके अलावा मिट्टी जनित कुछ कीड़े हैं, जैसे माइट है, मतलब जिसको दीमक कहते हैं किसान भाई, जाड़े के सभी रबी फसलों में लगती है, तो दीमक लगती है। तो मुख्यतः लेकिन जो खासकर वैसे मौसम में जब बादल लगने लगता है, जब दिसंबर जनवरी के मौसम में जब धुंध छा जाती है, उस समय में लाही का प्रकोप ज़्यादा होता है। और ये खासकर ये सभी रबी फसलों में ज़्यादा लगता है और सब नुकसान भी इसी से होता है ज़्यादा। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसे पत्तियों पर भूरे भूरे धब्बे होते हैं, जिसको लीफ स्पॉट कहते हैं, पत्र लांछन। और कुछ हरदा रोग होता है, जिससे गुलाबी तरह का पत्ती पर धब्बा आ जाता है। ये रोग हुए पौधों में। तो ये 2 रोग हैं, और मुख्यतः दीमक लगती है मिट्टी में, और एफिड लगता है फूल के समय में और पत्तों के समय में अति पर। ये मुख्य बीमारी और रोग इतने ही लगते हैं सरसों में। इससे ज़्यादा सरसों में कुछ जगहों पर कुछ कीड़े दिखाई देते हैं, जो कि रस चूसने वाले कीड़े हैं, चाहे पत्ती छेदने वाले कीड़े हैं, लेकिन उससे हानि उतना नहीं होता है जितना एफिड से होता है, खासकर सरसों की खेती में। बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी उसके अनुसार जो कीट और बीमारियां जो लगती हैं उससे तो काफ़ी खेत में नुकसान पहुंचता है। किसान जो फसल लगाते हैं वो लाभ के लगाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसका निदान कैसे हो? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो सर्वप्रथम सरसों की खेती अगर किसान भाई करना चाहते हैं, जो अभी बुआई नहीं किए हैं, तो बीजोपचार जरूर कर लें। तो बीजोपचार करने के लिए पहले तो हम लोग बेविस्टिन कहा करते थे, तो अब जो है बेविस्टिन दवाई बैन हो गई है। तो इसीलिए किसान भाई बेविस्टिन का उपयोग अब छोड़ें धीरे धीरे, हालांकि बाज़ार में भी मिल रहा है। तो पहले तो हम बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से उपचार करने को क्या करते थे, लेकिन अब बेविस्टिन की जगह पर किसान भाई प्रोपोकेनाजोल या रेडोमिल MZ नाम की दवा आती है, जिसका उपयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। ये तो हुआ रासायनिक विधि से। और अगर आप नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं, या प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, या जैविक खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए आजकल जीवामृत है, किसान भाई अपने घर में बना सकते हैं। बीजामृत बोलिए, जो कि 1 किलो ताज़ा गोबर देसी गाय का, और 1 किलो उसी मात्रा में 1 किलो यूरिन, मतलब गाय का मूत्र, गोमूत्र, 1 किलो दोनों, और उसमें 2 लीटर पानी मिलाना है, और थोड़ा सा गुड़ मिला देना है, और 72 घंटा उसको छोड़ देना है। सुबह शाम उसको 2-4 बार चला देना है, और इसी मिश्रण में आप अपना सीड ड्रिप कीजिए, उसको 2 घंटे रखने दीजिए, निकाल के उसको छाया में सुखा के लगा दीजिएगा। तो बहुत सारी बीमारियां और कीड़े बहुत कम हो जाएंगे, और इसमें पोषक तत्व भी मिल जाता है, जिससे कि जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाता है। तो ये प्राकृतिक विधि है, इसका उपयोग किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर किसान भाई दीमक का अगर खेत में देख रहे हैं, अगर होता है यदि, तो उसमें आप अगर करंज की खल्ली का उपयोग अगर कर देंगे रोपने से पहले, 1 केजी प्रति डिसमिल के रूप में के दर से अगर आप अपने खेतों में सरसों की बुआई से पहले कर देंगे, तो दीमक भी कम हो जाएगा, और आपको खाद की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। इसके अलावा जो दीमक मारने की दवाई होती है, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस है, या क्लोरोपाइरीफॉस लिक्विड भी मिलती है, सॉलिड भी मिलती है, तो उसका, या फिर है मिथाइल पाराथियोन है, इन दवाइयों का उपयोग किसान भाई लगाने से पहले अपने खेत में कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह जो है, अगर धूल वाली दवा है तो 4 किलो प्रति एकड़ की दर से करना होता है, और अगर लिक्विड है तो अगर स्प्रे करना है तो 1 ml प्रति लीटर की दर से पानी मिला के करना है। ये एक हुआ दीमक से बचाव के लिए। बिल्कुल, यानी कहा जाए तो हमारे किसान भाई शुरुआती जब सरसों या राई की बुआई करते हैं, तो उसी दौरान मतलब बुआई से पहले अगर बीजोपचार कर ले तो काफ़ी हद तक मतलब बीमारी और कीट से बचाव किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए हमारे किसान भाई लगाते हैं और उसके उपरांत इस तरह से कीट या बीमारी का प्रकोप होता है, तो उस दौरान क्या किया जाए? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तो अगर देखते हैं कि एफिड का प्रकोप हो गया, लाही आपको पत्तों पर या फूल पर अगर आपको स्पॉट दिख रहा है, मतलब दाना दाना काला काला दिख रहा है, तो उसमें आपको तब इमिडाक्लोरोपिड नामक दवा है। इमिडाक्लोरोपिड ट्रेड नेम कॉन्फिडोर के नाम से आता है, टाटा मीडा के नाम से आता है, एडमायर के नाम से आता है।
जिस तरह का भी आपको कोई भी दवा जो मिले, जिस ट्रेड नेम का भी मिले, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कीजिए। ये सॉलिड भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी है, तो पाउडर फॉर्म में मिलता है तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आपको 15 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा एफिड से उपचार के लिए। तो बताओ किसान भाई बहन मन, आज कर जो दुइयो जानकारी मिलक वो कैसन है, बेस है नहीं। इसने जानकारी तुम लाइन के देवीला रौरमन का, और साथे साथ कहिला कि देखो रौरमन ठीक कोई जानकारी है तो हम के दो। आज जानकारी आदान प्रदान करे के है तो कर ले रौरमन का पता तो लिखे के चाहिए, तो पता के लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखब है नहीं। पिन कोड संख्या है 834001। तो किसान भाई बहन मन एगो बात और मन के बताए के है, इकर बहुत चिट्ठी आवेला, शिकायत मिले तो हम इनके खराब लगेला कि भाई जानकारी नहीं मिलक। किसान भाई बहन मन कहेला कि देखो फलना दिन का कार्यक्रम देखे नहीं पारली, छूट गलक, तो इकर में परेशानी कर बात न खे। रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो, मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।